अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 7 फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें हम एएनएस कर रहे थे। पैरासिम्पथेटोमाइमेटिक और लिटिल ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपैथेटोमाइमेटिक अगोनिस्ट। ये जो सिंपैथेटोमाइमेटिक अगोनिस्ट वो काम करेंगे जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हो रही है, सारे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम ये ड्रग्स दे देते हैं किसी को तो ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अभी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जो सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग होंगे वो मिमिक करेंगे एक्शन को एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन के। एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही तो ना अपना काम कर रही थी, तो यहाँ पे भी वही इफेक्ट होंगे। अब पहले इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमें पता है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा, बीटा और डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन कर रहा था ना, सेम वही काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्टली एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को इंक्रीज कराते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो सेम एसिटाइलकोलिन जैसे काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कोलिनेस्टेज को इनहिबिट या एक्टिवेट करते हैं ताकि इनडायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कुछ डायरेक्टली एक्टिंग होंगे और कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग होंगे। तो डायरेक्टली एक्टिंग में अल्फा अगोनिस्ट होते हैं और बीटा अगोनिस्ट होते हैं। जब अल्फा अगोनिस्ट होते हैं अब वो नॉन सिलेक्टिव भी होते हैं, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव। अल्फा रिसेप्टर्स 2 टाइप के थे ना, अल्फा 1 और अल्फा 2। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि नॉन सिलेक्टिव होते हैं कि सारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे, जैसे कि एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है। ये नहीं देखेंगे कि अल्फा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर है, ये सब के ऊपर ही एक्ट करेंगे, अल्फा 1 से लेकर बीटा 3 तक सारे रिसेप्टर्स के ऊपर। फिर कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि सिर्फ अल्फा 1 के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि फिनाइल एफिलीन है, और कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि सिर्फ अल्फा 2 के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि क्लोनिडीन है। अब इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे। फिर कुछ बीटा अगोनिस्ट होते हैं। कुछ बीटा अगोनिस्ट होते हैं जो कि नॉन सिलेक्टिव होते हैं, कुछ बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं, कुछ बीटा 2 सिलेक्टिव होते हैं। अब ईएनएस के अंदर बीटा 1 सिलेक्टिव और बीटा 2 सिलेक्टिव ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू बीटा 3। वो हमने देखा था कि वो लाइपोलाइसिस करा रहे थे, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। बीटा 1 और बीटा 2 को लाजमी याद रखना है। तो नॉन सिलेक्टिव में आइसोप्रोटीरोनोल आ जाएगा, बीटा 1 सिलेक्टिव में डोब्यूटामीन आ जाएगा, बीटा 2 में अल्ब्यूटेरॉल, मेटाप्रोटीरोल और टर्ब्यूटालिन वगैरह आ जाएगा। इसके नाम इतनी जल्दी याद नहीं रहते तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रॉफ तक इतनी बार रिवाइज हो जाएंगे कि आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। तो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ये रिलीजर्स भी होते हैं और रीअपटेक इनहिबिटर्स भी होते हैं, यानी कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज भी कराएंगे या फिर उनके रीअपटेक नहीं होने देंगे। अब हमने जब सिंथेसिस देखी थी एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन की, तो हमने देखा था एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन है वो दोबारा से नर्व टर्मिनल में चली जाती है जब वो अपना काम कर चुकी होती है। तो ये जो ड्रग होंगे उनकी रीअपटेक नहीं होने देंगे, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और डोपामिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देंगे, जैसे कि कोकेन होता है। या फिर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज कराएंगे नर्व टर्मिनल से, जैसे कि फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन होगा, एम्फीटामीन या टायरामीन होते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है कि जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं वो कैसे काम करते हैं। वो या तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज कराएंगे या उनकी रीअपटेक नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमने जैसे कि सेंसेस में पढ़ा था कि जब भी एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनसाइड द न्यूरॉन उनको तोड़ेगा और कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज आउटसाइड द न्यूरॉन तोड़ेगा। मेन इनका काम यह है कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन अपना काम ना कर सकें। जब हम इनको इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो कैटेकोलामीन्स होते हैं, जब एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को दोनों को एक साथ नाम देना हो तो हम उनको कहते हैं कि ये कैटेकोलामीन्स हैं। तो क्या होगा कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट अगोनिस्ट का एक्शन इंक्रीज करेगा, यानी कि ये जो रिलीज और रीअपटेक वाला काम था ना ये ज्यादा हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग अगोनिस्ट का काम इंक्रीज कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा स्टोर्ड कैटेकोलामीन्स। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर दें तो हमारे पास क्या होता है, कैटेकोलामीन ज्यादा रिलीज होने लग जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स के बारे में। कैटेकोलामीन्स कैसे होता है, नॉन कैटेकोलामीन्स, और इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो जो कैटेकोलामीन्स होती हैं उसमें एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है और डोपामीन होती है, और नॉन कैटेकोलामीन में एम्फीटामीन है और टायरामीन होती है। तो ये आपने नाम याद रख लेने हैं कि कैटेकोलामीन में कौन से ड्रग्स आएंगे और नॉन कैटेकोलामीन्स में कौन से ड्रग्स आएंगे, क्योंकि आगे ये इनका इफेक्ट इंपॉर्टेंट है।
कैटेकोलामीन होते हैं ना रैपिडली मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज से। अब ये आप ऐसे समझते हैं कि इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि कैटेकोलामीन्स कैसे ड्रग्स होते हैं। तो जब भी ये रिलीज होते हैं ना मोनोमाइन ऑक्सीडेज कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज रैपिडली इनको मेटाबोलाइज कर देता है और साथ में ही जो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना इनको रीअपटेक भी कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब भी एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा ये अपना काम इतनी जल्दी नहीं ना कर सकते क्योंकि रैपिडली मेटाबोलाइज हो रहे हैं या मेटाबोलाइज नहीं हो रहे तो रीअपटेक दोबारा से नर्व टर्मिनल में चले गए हैं। तो इसी वजह से इनका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हैं क्योंकि ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज और अपटेक वाले जो चीजें हैं ना ये इनको अपना काम करने ही नहीं देंगी। उसके अलावा ये ओरली रूट से भी एक्टिव नहीं होती, हम इनको ओरली लेंगे ना तो ये एक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको पारेंटली यानी कि आईवी या इंट्रामस्कुलरली देते होते हैं। और इसके अलावा एक और भी इनका ड्रॉबैक है कि ये सीएनएस को भी क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि लिपिड सोल्यूबल भी नहीं होते, सीएनएस में भी नहीं एंटर हो सकते। तो कैटेकोलामीन के लिए आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। उसके अलावा जो नॉन कैटेकोलामीन्स होते हैं अब इनके सारे इफेक्ट उससे ऑपोजिट होंगे जो कि कैटेकोलामीन होते हैं। तो नॉन कैटेकोलामीन में कौन कौन से थे, एम्फेटामीन है, टायरामीन है। जो एम्फेटामीन है वो ना तो रैपिडली मेटाबोलाइज होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज से कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज से, इसी वजह से इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी एंटर हो सकता है यानी कि लिपिड सोल्यूबल होता है और ओरली भी एक्टिव होता है। तो वही पार्ट्स हो गए ना जो कि कैटेकोलामीन से उससे उल्ट। फिर टायरामीन जो होती है ना वो रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाती है मोनोमाइन ऑक्सीडेज से। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो है वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है तो क्या होगा कि टायरामीन का एक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब ये टायरामीन जो होती है ये नॉर्मली फर्मेंटेड फूड में प्रेजेंट होते हैं, फर्मेंटेड फूड जैसे कि योगर्ट वगैरह होती है ना जो कि बैक्टीरिया वगैरह से सिंथेसाइज होती है, तो ऐसी फूड के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करे कि अब ये देखें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट है, टायरामीन बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करा रही है जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि कैटेकोलामीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज और नॉन कैटेकोलामीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, अगर कोई सीरियस की कंडीशन है तो हम कौन सा ड्रग देंगे, इन डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज आपको इसमें से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स को। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट्स, टॉक्सिसिटी वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक में कौन कौन से ड्रग थे, अल्फा अगोनिस्ट थे और बीटा अगोनिस्ट थे। अब ये कौन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे, जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स थे ना अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स उन्हीं पे एक्ट करेंगे। तो पहले हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये हमने पहले भी किया हुआ, ये वही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमें पता है कि अल्फा रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, अल्फा 1 होता है और अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं जबकि अल्फा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर जी क्यू प्रोटीन कपल होते हैं। हमें पता है ना कि जी प्रोटीन की 3 टाइप्स होती हैं, जी क्यू, जी एस और जी आई। ये जी क्यू प्रोटीन कपल होते हैं जबकि अल्फा 2 जो होते हैं वो जी आई कपल रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होती हैं वो जी क्यू कपल रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी कोई ड्रग अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी वो जी क्यू कपल रिसेप्टर्स हैं तो वो फास्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी को इंक्रीज करा देंगे। अब हमें पता है कि जो फास्फोलाइपेज सी है वो क्या करता है, वो फास्फोटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट को तोड़ता है और आईपी3 और डीएजी बना देता है और उसमें से जो आईपी3 था ना वो कैल्शियम इंक्रीज कराएगा। यहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है और एक्साइटेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जहाँ पे भी कैल्शियम और सोडियम होंगे ना वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, एक्शन पोटेंशियल कराते हैं। तो कैल्शियम इंक्रीज करेगा तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इसका एक्साइटेटिव इफेक्ट होता है। जबकि अगर कोई ड्रग अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है जो कि जी आई कपल रिसेप्टर्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी कम होती है, साइक्लिक एम्प भी कम होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जहां पे भी अल्फा 2 रिसेप्टर्स होंगे हमें पता है कि सीएनएस के अंदर होता है, सिंपैथेटिक फ्लो को कम करते हैं, तो इनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। उसके अलावा कुछ बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं जैसे कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, ये सारे ही स्टिमुलेट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज को, साइक्लिक एम्पिंग को इंक्रीज कराएंगे, एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है मेन इनका। तो जो भी काम बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 करता होगा ना वो उनके ज्यादा ही करेगा। जैसे कि बीटा 1 हार्ट में है ना तो हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा। बीटा 2 जो है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराएगा तो वो इंक्रीज होगी, बीटा 3 लाइपोलाइसिस कराएगा तो वो भी इंक्रीज होगी, सारे एक्साइटेटिव इफेक्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे डोपामिन रिसेप्टर्स भी होते हैं। डोपामिन रिसेप्टर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीनल वस्कुलर बेड होता है, रीनल सिस्टम के अंदर जो वेसल्स होती हैं
उससे रिलेटेड होते हैं और उनके परफ्यूजन को इंक्रीज कराते हैं। ये भी स्टिमुलेट करके एड्रेनल साइक्लेज को, इसी वजह से जो हमारे पास वेसोडायलेशन होनी होती है ना, वो ये कराते होते हैं। वेसोडायलेशन कराएंगे कहाँ कहाँ पे, किडनीज वगैरह में, न्यूरॉन्स के अंदर साइक्लिक एमपी को इंक्रीज कराएंगे, तो ये इनका काम होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ये जो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटोमाइमेटिक होते हैं। अब इनका ऑर्गन सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे काम करते हैं। अब ऑर्गन्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे, तो इनके सारे वो वाले इफेक्ट होंगे जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होते हैं। अब देखेंगे कि हर ऑर्गन के अंदर वही काम हो रहा होगा जो कि नॉर्मली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तब होता है। जैसे कि हमने कोई लाइन वगैरह देख ली या कुछ ऐसी चीज देख ली जिसकी वजह से हम फियर या फ्राइड वाली सिचुएशन में चले गए, तो वही सारे इफेक्ट यहाँ पे भी होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब सीएनएस के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर्स भी होते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो इन्हीं के ऊपर ये ड्रग्स जाके बाइंड करेंगे और एक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई अल्फा 2 सिलेक्टिव अगोनिस्ट देते हैं, ऐसा कोई ड्रग देते हैं जो कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, तो सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो अल्फा 2 सिलेक्टिव अगोनिस्ट है वो कौन सा ड्रग है, वो क्लोनिडीन है। अब ये क्लोनिडीन अगर हम आईवी देते हैं ना, एडमिनिस्टर करते हैं आईवी, मतलब कि हमने सिंगल डोज दी, तो इसने क्या किया, इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा दिया मस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करके। वैसे तो अल्फा 2 रिसेप्टर सीएनएस के अंदर होते हैं, इसके अलावा ये वेसल्स के अंदर भी होते हैं। सीएनएस में तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब हम सिंगल डोज देते हैं ना, तो ये सबसे पहले वेसल्स, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है। वहां पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक्ट करता है और कंस्ट्रिक्शन करा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा 2 रिसेप्टर तो इनहिबिटरी होता है, ये कैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन करा सकता है। इसको तो वेजो डायलेशन करानी चाहिए ना, क्योंकि इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये जो अल्फा 2 सिलेक्टिव अगोनिस्ट होता है ना, ये ब्रेन में जब जाएगा ना, तो सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगा, लेकिन वेसल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराएगा। साइक्लिक एएमपी को डिक्रीज करा रहा था ना, इस बबल में देखें कि साइक्लिक एएमपी को ये डिक्रीज करेगा। वैसे साइक्लिक एएमपी डिक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी डिक्रीज करेगा, मार्सिन लाइट चेन काइनेज की एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपने डिफरेंस याद रख लेना है कि अल्फा 2 सिलेक्टिव अगोनिस्ट वेसल्स के ऊपर वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, लेकिन जब हम इसको क्रोनिकली देते हैं, बार बार एडमिनिस्टर करते हैं, रिपीटेड डोजेस देते हैं, तो ये सीएनएस में जाता है और वहां पे जाके अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और सिंपैथेटिक फ्लो को कम कर देता है। तो सीएनएस के अंदर सिंपैथेटोमाइमेटिक में अल्फा 2 सिलेक्टिव अगोनिस्ट क्लोनिडीन काम करता है। उसके अलावा ये जो कैटेकोलामीन्स होते हैं ना, ये जो हमने पहले पढ़ा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि लिपिड सोल्यूबल नहीं होते, नॉन कैटेकोलामीन क्रॉस कर सकते थे ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब इनका जो इफेक्ट होता है ना, वो डोज डिपेंडेंट होता है। लो डोजेस के ऊपर कुछ और होगा, इंटरमीडिएट डोजेस पे कुछ और होगा, हाई डोजेस पे कुछ और होगा। तो हम जब लो डोजेस देते हैं ना इनकी, इसकी वजह से माइल्ड अलर्टिंग होती है, फटीग रिडक्शन होती है, एनोरेक्सिया, यूफोरिया, इंसोम्निया होता है। एनोरेक्सिया यानी कि एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगती। यूफोरिया हो सकता है जैसे कि पॉजिटिव इमोशन, बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग सेंसेशन, ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ज़्यादा डोपामिन सिक्रीट हो रहा होता है, खुशी वाली फीलिंग आती है। अगर हम बार बार डोजेस देंगे तो टॉलरेंस डेवलप हो सकती है, डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है। टॉलरेंस क्या होगा कि बॉडी उस ड्रग के ऊपर अब एक्ट नहीं कर रही, अब वो ड्रग दे जा रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा बॉडी में। हाई डोजेस में क्या होगा, एंग्जाइटी, एग्रेसिवनेस, सीजर्स, पेरोनिया यानी कि एग्जैजरेटेड नेगेटिव सेंसेशन होने लग जाती है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं नॉन कैटेकोलामीन्स के सीएनएस के ऊपर, तो ये आपने याद रख लेना है। यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट याद रख लेना है, और नॉन कैटेकोलामीन क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, और कैटेकोलामीन क्रॉस नहीं कर सकते ब्लड ब्रेन बैरियर को। फिर नेक्स्ट आ जाता है आइज में क्या इफेक्ट होगा सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग का। तो आइज में जो ड्रग यूज होती है इसमें से वो है फिनाइल एफ्रीन, टॉपिकली अप्लाइड करते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये कंट्रैक्शन कराएगा रेडियल मसल फाइबर की। अब यहाँ पे वो सब कुछ उल्ट होगा जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के साथ हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रही थी, वहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही थी सर्कुलर मसल फाइबर्स की, यहाँ पे कंट्रैक्शन होनी है रेडियल मसल फाइबर की। सर्कुलर मसल फाइबर की वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है, जबकि रेडियल मसल फाइबर्स की वजह से प्यूपिल डायलेट करता है, मिड रेसिस होती है। उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। अब आइज में मेनली तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स ही होते हैं जो कि डायलेटर प्यूपिली में होते हैं, लेकिन जो स्लडी बॉडी होती है जिसने एक्वस ह्यूमर को सिंथेसाइज करना होता है, वहां पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी होते हैं,
डिक्रीज हो जाती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एक्वस फ्लो की सिक्रीशन कम हो जाती है। अकोमोडेशन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये जो अकोमोडेशन है ये कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब अकोमोडेशन होनी होती है, नियर विजन के लिए कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है सिलेरी मसल्स की, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होनी है, और जब रिलैक्सेशन होनी है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन खत्म हो जानी है, यानी कि पैरासिम्पैथेटोलिटिक इफेक्ट होना होता है। तो इसलिए सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं होता अकोमोडेशन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? सिंपैथेटोमाइमेटिक का इफेक्ट ब्रोंकाई के ऊपर क्या होता है? पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक क्या कर रहे थे? कंस्ट्रिक्शन करा रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स हो रहे थे जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती थी, ब्रोंकोस्पेज्म होता था। जबकि ये जो ड्रग्स हैं आइसोप्रोटिरोडोन, अल्प्रोटिरोल, ये क्या करते हैं? ये ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, और ब्रोंकोस्पेज्म अगर हुआ होगा ना तो उसको रिवर्स करा देंगे। जैसे कि एस्मा और सीओपीडी में ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं तो उनको डायलेट कर देंगे ताकि ब्रीथिंग अच्छे से हो। जीआईटी के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? जीआईटी के अंदर अल्फा 1 भी होगा, अल्फा 2 भी होगा, बीटा 2 रिसेप्टर्स भी होगा, और इनके डिफरेंट डिफरेंट एक्शन होंगे। जैसे कि अगर कोई ड्रग बीटा 2 अगोनिस्ट है, यानी कि बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती है, तो बीटा 2 रिसेप्टर्स वेजोडाइलेशन कराते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं ना स्मूथ मसल्स की, तो ये भी रिलैक्सेशन कराएंगे स्मूथ मसल ऑफ द जीआईटी की। अगर कोई ड्रग अल्फा 1 अगोनिस्ट है, अल्फा 1 के ऊपर बाइंड करती है, तो उससे क्या होगा? मोटिलिटी डिक्रीज करेगी, उसके अलावा स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज करेगी। अब पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करा रहे थे, मोटिलिटी को इंक्रीज करा रहे थे, जबकि जो सिम्पैथोमाइमेटिक होंगे वो मोटिलिटी को डिक्रीज कराएंगे। अल्फा 2 अगोनिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराते हैं बाय डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक फ्लो। अब हमें ये तो पता है कि अल्फा 2 रिसेप्टर सीएनएस के अंदर है और सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज कराते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा? ब्लड प्रेशर साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन से डिक्रीज करेगा। तो इस तरह सिंपैथेटिक फ्लो को भी ये डिक्रीज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? ब्लड वेसल्स में भी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और D1 रिसेप्टर्स होते हैं। इनका भी डिफरेंट डिफरेंट रोल होंगे। अगर कोई ड्रग अल्फा 1 अगोनिस्ट है, जैसे कि फिनाइल एफ्रीन है, तो वो क्या कराएगी? अल्फा 1 अगोनिस्ट ने कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है ना, तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी, वेसल्स की रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी, ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। जहां पे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी होती है ना, वेसल्स ने कंस्ट्रिक्ट कराना होता है, इसका मतलब होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जबकि वेजो डायलेशन होती है उसमें पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर पूल कर जाता है और हार्ट के ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया ना पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस के इंक्रीज करने से, तो स्टिमुलेट होगा बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हुआ, जिसकी वजह से उसने क्या करा दिया? अब उसने हार्ट रेट को कम कराना है, ब्रेडिकार्डिया करा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ब्रेडिकार्डिया क्यों करा दिया इसने? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराना चाहिए ना। तो ये जो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होते हैं ना, ये स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को। जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराता है, जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा ना, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कराएगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में ब्रेडिकार्डिया होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता और वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराता, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता फिर अगर टैकीकार्डिया की वजह से। तो इसलिए बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। फिर अल्फा 2 अगोनिस्ट, अगर कोई ऐसा ड्रग होगा जो कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा, जैसे कि क्लोनिडीन है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो जब भी हम क्लोनिडीन को आईवी देते हैं, जिसके हमने पहले देखा था कि आईवी देते हैं तो कंस्ट्रिक्शन होती है वेसल्स की, क्योंकि ये वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है। पहले अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर तो एक्ट करेगा ही, लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर्स वेसल्स पर भी होते हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होती है वेसल्स की। अब जहां पे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी होती है ना, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब हम इसी ड्रग को क्रोनिकली या अर्ली देंगे, बार बार देंगे, तो ये सीएनएस के अंदर एंटर हो जाएगी, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी और सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करा देगी, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा देगी। मेनली इसका काम यह है कि जो भी ड्रग अल्फा 2 अगोनिस्ट होगी उसने सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है बीटा 2 अगोनिस्ट। अगर कोई ऐसी ड्रग होगी जो कि बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी, तो वो काम करेगी जो कि अल्फा 1 अगोनिस्ट से उल्ट होगा, यानी कि उससे ऑपोजिट काम करेगी। वहां पे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि ये रिलैक्सेशन कराते हैं, वेजो डायलेशन होती है, साइक्लिक एम्प इंक्रीज कराता है बीटा 2 रिसेप्टर्स के अंदर, तो इस वजह से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा।
अगर आपको रिसेप्टर्स याद हो कि कौन सा रिसेप्टर एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है, किस में रिलैक्सेशन हो रही है, किस में कंट्रक्शन हो रही है, तो ये चीजें याद रखना आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डोपामिन अगोनिस्ट। डोपामिन अगोनिस्ट रीनल वेसल्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या कराते हैं, वेजो डायलेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराते हैं, किडनीज की परफ्यूजन को इंक्रीज कराते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं। अब ये जो डोपामिन होता है ना, इसका डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जब हम डोपामिन को लो डोजेस में देते हैं ना, तो सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर हम इसको इंटरमीडिएट डोजेस के अंदर देंगे ना, तो बोथ बीटा 2 और डोपामिन रिसेप्टर्स, बीटा बी रिसेप्टर्स और डोपामिन रिसेप्टर्स दोनों एक्टिवेट होते हैं और दोनों के इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, जो कि बीटा ने करना है वो भी और जो कि डोपामिन ने करना है वो भी। और जब हाई डोजेस में देंगे तो तीनों रिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देगा, तीनों सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, अल्फा, बीटा और डोपामिन तीनों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। तो ये हो गए सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स के इफेक्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है हार्ट पे क्या इफेक्ट होते हैं। हार्ट पर मेनली बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, हार्ट में ही होते हैं, और अल्फा रिसेप्टर्स वेसल्स के अंदर होते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट, कंडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज कर जाती है। पॉजिटिव क्रोनोटॉपिक, आइनोटॉपिक, डोमोटॉपिक इफेक्ट होगा। अब नेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या इफेक्ट होता है, जब भी हम कोई नॉन सिलेक्टिव अल्फा बीटा अगोनिस्ट लेते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, ये अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकता है, ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकता है। नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करेगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स है ना, यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा। अल्फा 2 तो सीएनएस के अंदर थे ना, और वैसे भी वो सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज कर रहे थे। नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करेगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। वही जो हमने पहले पढ़ा था ब्लड वेसल्स के अंदर, ये वही सेम इफेक्ट है जो यहाँ पे होगा। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा। जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ना, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सारे रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर सकता है। तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर हार्ट में एक्ट करेगा और डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट को। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर हम बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को खत्म कर दें कि बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होना ही नहीं है, तो क्या होगा ब्लड प्रेशर की इंक्रीज करने की वजह से। तो ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा ना, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स तो है ही नहीं जिसने क्या करवाना था, हार्ट रेट को डिक्रीज कराना था। और दूसरा ये कि नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करता है ना, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब बीटा 1 रिसेप्टर्स का काम क्या है कि वो हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराएं। तो जब अगर हम अल्फा 1 अगोनिस्ट को ब्लॉक कर दें या सिंपैथेटिक फ्लो को ब्लॉक कर दें, तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, डायरेक्टली हार्ट के ऊपर जाके अटैक करने लग जाएगा और बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा देगा। तो ये आपने पॉइंट लाजमी याद रखना है कि अगर बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को दरमियान में से माइनस कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अल्फा 1 अगोनिस्ट। जैसे कि हमने फिनाइल एफ्रीन वगैरह दे दी, तो हार्ट के ऊपर उनका क्या इफेक्ट होगा, ये भी अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे, वही सेम काम, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होने, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाना है, ब्रेडिकार्डिया हो जाना है, यही वही सेम इफेक्ट है। उसके अलावा बीटा 1 अगोनिस्ट भी होते हैं। बीटा 1 अगोनिस्ट डायरेक्टली एक्ट करेंगे हार्ट के ऊपर, ये डायरेक्ट जाएंगे बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में है उनको स्टिमुलेट करेंगे, हार्ट रेट, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रही। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रही तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कहाँ से स्टिमुलेट होगा, तो हार्ट रेट पे डिक्रीज नहीं करेगा, हार्ट रेट सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इसके अलावा बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ये बस आप एक दफा देख लें, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट है कि कौन से ड्रग देने से हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं इनके कुछ मेटाबॉलिक और हार्मोनल इफेक्ट्स भी होते हैं। ये बस रट्टा लगाने वाली चीज है कि रीनन को इंक्रीज कराएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन ज्यादा होगी, ग्लूकोज इंक्रीज करेगी, ग्लूकोज इंक्रीज करिए तो इंसुलिन भी इंक्रीज करेगी। पोटेशियम आयन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पोटेशियम आयन की मूवमेंट डिपेंड करती है ग्लूकोज के ऊपर। अगर ग्लूकोज आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, पोटेशियम भी आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ग्लूकोज इनटू द सेल मूव करेगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। फैट मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइपोलाइसिस कराते हैं। तो ये बस एक दफा देख लें, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गए इसके इफेक्ट्स। अब हम इसके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लिनिकली कहाँ पे यूज होता है, कौन से पेशेंट को हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स का जो काम है ना, वो है एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस में होता क्या है, जब भी कोई एनाफाइलेक्सिस का पेशेंट हमारे पास आएगा ना, तो उसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे।
हाइपोटेंशन होगा, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ होगा, या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, उसको सांस ठीक ढंग से नहीं आ रहा होगा, एयरवे एडिमा भी हुआ होगा। तो ये जिसमें सिम्टम्स या साइंस मिलेंगे तो हम कह देंगे कि इसको एनाफिलेक्सिस है। अब इसके अंदर ऐसी कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस होती है एपिनेफ्रीन। अब हम एपिनेफ्रीन को ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जो एपिनेफ्रीन होती है ना, वो अल्फा 1, बीटा 2 सारे रिसेप्टर्स के ऊपर, नॉन सेलेक्टिव अगोनिस्ट होती है ना, तो सारे रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर सकती है। जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी ना, तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, एयरवे एडिमा कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्ट करती है ना, तो हार्ट रेट को, कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन में ट्रीट होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। उसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होती है और स्मूथ मसल, यानी कि स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो रही होती है ना, तो ब्रोंको डायलेशन होती है और उसकी ब्रीथिंग भी ठीक हो जाती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी ना, तो ये इसको उल्ट कर देगी, इसको ऑपोजिट कर देगी, ब्रोंको डायलेशन करा देगी और ब्रीथिंग को ठीक कर देगी। इसलिए सिम्पैथेटोमाइमेटिक एजेंट जो एपिनेफ्रीन है वो यूज होता है एनाफिलेक्सिस के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है सीएनएस के अंदर कहाँ पे रोल होता है। अब सीएनएस के अंदर हमने जैसे कि पहले देखा था कि जो कैटेकोलामीन्स होती हैं, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन वगैरह, ये क्रॉस नहीं कर सकते ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो यहाँ पे जो भी रोल होगा ना, वो इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स का होगा, जैसे कि एम्फीटामीन था, टायरामीन था, कोकेन वगैरह था, इनका रोल होगा। तो जो एम्फीटामीन होती है ना, ये नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, यानी कि जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीप होती है ना, उसको ट्रीट करने के लिए और वेट लॉस के लिए यूज होती है। मिथाइलफेनिडेट और अदर एम्फीटामीन भी एडीएचडी के लिए, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम के लिए यूज होती है, और उसके अलावा मूड अलर्टिंग और स्लीप को डिले करने के लिए भी यूज होती है। और इसके अलावा कोकेन भी मूड एलिवेशन के लिए यूज होती है। अब इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये याद रख लें कि यहाँ पे ये यूज होती हैं। इनका कभी कोई एमसीक्यूज नहीं आता, ज़्यादातर एनाफिलेक्सिस का क्वेश्चन आता है। फिर आइस में फिनाइल एफ्रीन और टेट्राहाइड्रोलोजीन यूज होती हैं। जब भी कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर आइस की यूज होती है, कंजक्टाइवल इचिंग में, और उसके अलावा मिड रेसिस बट नॉट द साइकोप्लेजिया। अब इनका इफेक्ट यही है सिम्पैथेटोमाइमेटिक का कि ये मिड रेसिस कराएंगी, यानी कि डायलेशन कराएंगी प्यूपिल्स की। लेकिन जहाँ जैसे पैरासिम्पैथेटोलिटिक में साइक्लोप्लेजिया हो रहा था ना, पैरालाइसिस हो रहा था सिलियर मसल्स का, ये पैरालाइसिस नहीं कराते। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स और सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों ही तो मिड रेसिस करा रहे हैं, तो साइक्लोप्लेजिया का डिफरेंस होगा कि वहां पे साइक्लोप्लेजिया हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा। उसके अलावा कुछ ऐसे अल्फा 2 ओगोनिस्ट भी होते हैं, न्यू अल्फा 2 ओगोनिस्ट होते हैं, जो कि ग्लोकोमा के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि एप्राक्लोनिडीन है, ब्रोमिनिडीन वगैरह है। उसके अलावा ब्रोंकाई के अंदर कौन कौन से यूज हो रहे थे। अब ब्रोंकाई को ट्रीट करने के लिए दो तरह के ड्रग्स हैं, अल्ब्यूटेरोल, मेटाप्रोलोल, टर्ब्यूटेलिन यूज होता है एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर। अगर किसी पर्सन को एजमा था और उसको एक्यूटली अटैक हुआ है तो उसमें ये देंगे। लेकिन अगर हमने एस्मा को प्रिवेंट करना है तो हम ये ड्रग देंगे, फॉर्मेटोडोल, सल्मेटोडोल, इंडेक्टिरोल वगैरह। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के अंदर डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी में हमें ब्लड फ्लो ज़्यादा नीड होता है, किसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, या कार्डियक स्टिमुलेशन चाहिए होती है। तो इसके लिए डिफरेंट ड्रग्स होंगे। जैसे कि अगर हमें चाहिए कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, जैसे कि शॉक में, एक्यूट हार्ट फेलियर में हम चाहते हैं कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, तो हम उसमें कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, हम उसमें बीटा 1 अगोनिस्ट दे सकते हैं, जो कि हार्ट रेट को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराएंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ब्लड फ्लो कम लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो कौन सी ड्रग देनी होगी। तो हमें जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, डीकंजेस्टेंट इफेक्ट शॉक वगैरह में, तो इसमें हम अल्फा 1 अगोनिस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा एफ्टरीन, मिडोरिडीन वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा कार्डियक स्टिमुलेशन अगर हमें चाहिए, जैसे कि एवी ब्लॉक हो गया, कंडक्शन ही नहीं हो रही, तो हम उसमें एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोटिरोनोल दे सकते हैं। जब एससीक्यू आता था तो हमें ये क्वेश्चन आता था कि सिम्पैथेटोमाइमेटिक एजेंट कहाँ पे यूज होते हैं कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में, यानी कि सिर्फ कंडीशंस के नाम बता दें, जैसे कि शॉक में, एक्यूट हार्ट फेलियर, डीकंजेस्टेंट इफेक्ट शॉक में, एवी ब्लॉक में, तो ये सिर्फ नाम बताने होते थे। तो आप एक दफा रीड कर लीजिएगा, क्या पता कोई एमसीक्यूज आ जाए इसमें से। फिर नेक्स्ट आ जाता है गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इसका क्या इफेक्ट होता है। गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे टर्ब्यूटेलिन और एप्टरीन यूज होती हैं, और टर्ब्यूटेलिन का काम ये होता है कि ये प्रीमेच्योर लेबर को सप्रेस करती है, ताकि प्रीमेच्योर लेबर ना हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो बेबी की। उसके अलावा एफ्टरीन इंप्रूव करती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को। तो ये हो गए इफेक्ट सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर। ये वही सेम इफेक्ट होंगे जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ले ली जाए, लार्ज डोजेस में ले लिया जाए, तो इससे एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं।
तो कैटेकोलामीन से वेजोकंस्ट्रिक्शन, एरिथमियास, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो भी ये इफेक्ट कर देते हैं ना वो ज्यादा हो जाएंगे, हेमरेजिक शॉक वगैरह। और नॉन कैटेकोलामीन लो डोजेस में लेंगे तो मूड एलिवेशन, रिडक्शन ऑफ फटीग होगी, हाई डोजेस में एंग्जाइटी, एग्रेसिवनेस वगैरह होगी। अल्फा वन एगोनिस्ट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा रहा था ना, तो अगर ये बहुत ज्यादा ले लेंगे तो बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी। बीटा वन एगोनिस्ट टैकीकार्डिया, एरिथमियास कराएगा। बीटा टू एगोनिस्ट मसल ट्रिमर्स कराएगा। तो जो भी ये इफेक्ट करा रहे थे ना वो ज्यादा कराने लग जाएंगे। एंड दैट्स इट, सिंपैथेटोमाइमेटिक अगोनिस्ट के अंदर यही था। अब नेक्स्ट में हम एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स पढ़ेंगे जो कि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। इन नोट्स का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा।